नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण की ईवीएस की क्लास की बात करेंगे, एनसीईआरटी के पैटर्न की बात करेंगे और एक क्लास नंबर साथियों आपकी 45 नंबर क्लास है। इस क्लास में भी बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहेंगे। और हमारा जो टॉपिक रहता है 3rd क्लास टू 8th क्लास तक के पूरा एनसीईआरटी के निचोड़ आपके प्रश्न रहते हैं। तो चलिए इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका फीडबैक क्या आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। और पिछले क्लासेज का आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रत्येक क्लास। तो यहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट सारी क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और ईवीएस में अगर 25+ स्कोर करना है, 28 नंबर लाना है तो प्रत्येक क्लास साथियों इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन में से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोगों का जो भी फीडबैक हो, कमेंट हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिए क्योंकि आपका फीडबैक सर्वोपरि है, कमेंट सर्वमान्य है। प्रथम प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? किसकी बात करें साथियों? हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का जो प्रवाह होता है वह एक दिशात्मक होता है, लंबवत होता है, चक्रीय होता है या क्षैतिज रूप में होता है। देखिए, रासायनिक तत्व अगर पूछा जाए तो चक्रीय रूप में होगा, ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में अगर ऊर्जा का प्रवाह पूछता है तो एक दिशात्मक होता है, लेकिन अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है तो चक्रीय क्रम में होता है। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत इनसे एक प्रश्न जरूर आता है और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो ऊर्जा का जो है आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है? गैर परंपरागत की बात करेंगे। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, सौर विकिरण हो गया, यह नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत की बात कर रहे हैं। देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है जैसे सूर्य का विकिरण हो गए, सौर ऊर्जा हो गए, ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। पवन ऊर्जा भी हो सकता है, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। लेकिन परंपरागत पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादों केंद्र, विद्युत, ये क्या कहलाएंगे? ये परंपरागत स्रोत कहलाएंगे ऊर्जा का। लेकिन गैर परंपरागत कहलाएगा सौर विकिरण। तीसरा प्रश्न है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का होता है, खनिजों का होता है, वायु का होता है या साथियों ऊर्जा का होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अवसादी की बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जब भी अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है। अगर आपका जवाब है खनिज, बिल्कुल आप लोग सही फीडबैक कर रहे हैं। जी हाँ, खनिजों की बात कर रहे हैं। तो अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? खनिजों का प्रवाह होता है। 4th प्रश्न है साथियों, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? जो खाद्य श्रृंखला आपने देखा होगा, ठीक है, तो जो प्रत्येक कड़ियाँ होती हैं वह क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर कहलाता है, खाद्य स्तर कहलाता है, पोषण स्तर कहलाता है या अवशोषण स्तर कहलाता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी होती है वह क्या कहलाती है? पोषण स्तर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कड़ी और स्तर इनका संबंध बहुत ही जटिल है। कड़ी और स्तर, पोषण की बात करें। 5वां प्रश्न है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ पर होते हैं, मध्य पर होते हैं, अंतिम पर होते हैं या सर्वत्र पर होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, हरे पादप भोजन श्रृंखला में किस स्थान पर होते हैं? हम किसकी बात करें? हरे पादपों की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता होगा हरे पादप जो होते हैं, हरे पादप अर्थात पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। सभी लोग को पता है प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये भोजन श्रृंखला की प्रथम श्रेणी पर होंगे क्योंकि क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधे पत्तियों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल से संबंधित बहुत ही पूर्ण चैप्टर आपका चल रहा है। तो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है?
खाद्य क्रम कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है या खाद्य वृक्ष कहा जाता है। तो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से होता है, औषधि चक्र से होता है, खाद्य श्रृंखला से होता है या जंतु श्रृंखला से होता है? तो जीवों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला से होता है। 7वां का सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे होंगे, अच्छे तरह से आप लोगों का फीडबैक आ रहा होगा। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसकी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम, खाद्य वृक्ष की बात करेंगे। तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने वाले से क्या बनता है? वह बनता है खाद्य जाल। जी हाँ, एकाधिक खाद्य श्रृंखला जब किसी स्तर पर मिल जाते हैं तो वह खाद्य जाल बन जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? अपघटक होता है आपका, उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है या द्वितीयक उपभोक्ता होता है? देखिए, अगर यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में प्रथम पूछा जाता, प्रथम स्तर, प्रथम सिरा पूछा जाता तो वह आपके कौन होता? सभी लोग जानते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतिम सिरा पूछा जा रहा है तो अंतिम सिरा कौन होगा? अपघटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता की बात करेंगे। को खाद्य श्रृंखला की जो सबसे कमजोर कड़ी होती है साथियों, वह कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता की बात करेंगे। तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? सभी लोग बताइए। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। ओरण किसे कहते हैं साथियों? पवित्र पादप को कहते हैं, पवित्र जंतु को कहते हैं, पवित्र पर्वत को कहते हैं, पवित्र वन को कहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक बताइए और अपना स्कोर बताइए। आउट ऑफ 120 में से 20 में से आपका फीडबैक क्या है? आपका स्कोर 10+ है या 15 एबव है? कितना भी हो आप लोग कमेंट कीजिए। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जिनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, पर्यावरण में 25+ का स्कोर प्राप्त करना। साथियों, ओरण आपने पढ़ा होगा शायद, तो ओरण किससे संबंधित होता है? तो ओरण पवित्र वन से संबंधित होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं, मीजोफाइट कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं या हेलोफाइट कहलाते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है। साथियों, क्षारीय मिट्टी की बात कर रहे हैं तो क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले जो पौधे होते हैं वह हेलोफाइट कहलाते हैं। क्षारीय सभी को पता होगा, क्षारीय यानी कड़वा कह सकते हैं, कड़वा सबको बुरा लगता है और बुरा यानी हेलोफाइट। हेलो यानी पुकारना, फाइट यानी लड़ना। बुरे से हमेशा लड़ना चाहिए और बुरा से हमेशा सच्चाई लड़ती है और सच्चाई जीतती भी है। बड़े थोड़ा टाइम लगता अवश्य है साथियों। सफलता निश्चित सभी की होती है, कभी कोई एक बार में सफल होता है, कभी 2 बार में, कभी 3 बार में। लेकिन जो 3 बार में सफल होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो 3 बार में सफल होता है वो असफल भी अगर कहीं बाई चांस जो लाइफ में ऊंचा नीचा कुछ भी होता है वो अपना सामंजस्य बना लेता है, क्योंकि 1-2 बार असफल हुआ है, फेल हुआ है, तो उससे उसने सीखा है। तो वो जो तीसरी पॉइंट में जब सफल होता है ना, तो अव्वल वो हमेशा के लिए बना रहता है, क्योंकि जो सारी चीज़ें सीखी वो आगे काम में आती हैं। तो विश्व जैव विविधता संरक्षण में कौन संबंधित होता है? या विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल या सिंगापुर प्रोटोकॉल? और सभी को पता है एक प्रोटोकॉल टोक्यो, जिनेवा, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन जैव विविधता संरक्षण का जो संबंध है वह है नगोया प्रोटोकॉल से।
अगला प्रश्न दिया गया है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? 7%, 17%, 25%, 33%, सभी कमेंट कीजिएगा। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी प्रतिशत जो भूमि का लक्ष्य रखा है? तो 17% जो अभी तक दिया गया है। और कोई भी परिवर्तन अगर हुआ है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आपका फीडबैक क्या है, आपका कमेंट क्या है, आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। साथियों, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? आम, शीशम, सागौन, चंदन। आपको सभी को पता होगा, अभी जो यूपी में जो सीबीआई द्वारा या कह सकते हैं जहाँ रेड पड़ी थी अभी एक जगह, तो वहाँ पर देखेंगे चंदन का काफ़ी सारा तेल या कह सकते हैं उसका मिला था, सुनने को मिला था मेरे को न्यूज़ पर। तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित होता है? हम बात करेंगे साथियों चंदन की बात करेंगे, ध्यान दीजिए। चंदन, सागौन आपने नाम सुना होगा। तिलक लगाए चंदन का, ही एक कहावत भी पढ़ी होगी, तिलक लगाए चंदन का, ठीक है। और ऐसे ही कुछ कहावत है, आप लोग पूरा कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? अरण्यक, शोला, टेंगा या सेल्वा कहते हैं, सभी कमेंट कीजिए। इसके पहले आपके बाल मनोविज्ञान के 100 प्रश्न का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है और मैथ्स की क्लास भी हो चुकी है, तो ज़रूर ज्वाइन करें प्रत्येक क्लास। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? शोला कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वन को शोला कहा जाता है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट। तो भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता पाई जाती है वह पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। किस घाट की बात करेंगे? पश्चिमी घाट की बात करेंगे। 2-3 प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। सभी फीडबैक कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं प्रत्येक क्लास पर। आप सभी लोग इस परिवार के ऑनर हैं, इस यूट्यूब के ऑनर है। अपने आप को कभी एक परिवार का सदस्य समझिए और इस परिवार का मुखिया समझिए, ठीक है। और टॉप 20 में से फीडबैक अवश्य कीजिएगा। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? लवणों की वृद्धि द्वारा होता है, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा होता है, जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने के द्वारा होता है या वर्षा के द्वारा होता है? तो जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? सभी कमेंट कीजिए। तो जल प्रदूषण जो उत्पन्न होता है वह औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा होता है। किसकी बात करेंगे? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रश्नों में हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल जो है, आंसर जो है डिटेल के साथ बताते हैं, आप सभी को जैसा पता होगा पिछली क्लासेज में। तो ये प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न आज की क्लास पे हमने किए हैं टॉप 20 क्वेश्चन, जो 2 प्रश्न और करने जाएंगे। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक और करेंगे। ये 20 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2011 से लेकर अभी तक एग्जाम में पूछे गए, पूरे समस्त भारत में जितने शिक्षक भर्ती प्रश्न होते हैं टॉप 20 प्रश्नों में से ये पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया गया है। साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जा रही है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं, असम की बात करेंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। और एक सींग वाला गेंडा अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, और बात करेंगे टॉप 20 में से 20वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। साथियों, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है, वर्षा की कमी है, परमाणु हथियार है या जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे? तो जलवायु, विश्व जलवायु की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की जलवायु की नहीं बात की जा रही है। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 20 क्वेश्चन है आपका। तो विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी होता है वह ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है। तो साथियों, ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 20 में से आपका 10+ स्कोर है,
12 प्लस स्कोर है या 15 एबव, जितना भी आप लोग प्रत्येक कमेंट कीजिए। देखिए आप इस लोग ज्वाइन करते हैं, प्रत्येक प्रश्न को अटेंड भी करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ आप 2 नंबर का ही आप क्यों से नहीं हुआ है, 5 का क्यों नहीं से हुआ, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंटेड नहीं होंगे, अपने अंदर की उत्सुकता को बाहर नहीं लाएंगे, तब तक वो जो क्षमता होती ना, वो लुकने की, छिपने की, ना बोलने की, वो ज़रूर आप लोग बाहर कीजिए। क्योंकि आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल जो है, अपने आप को एक घुटन जैसा महसूस होता होगा। इसलिए हमेशा कमेंटेड बनिए। कहीं भी कुछ बोलने को मौका मिलता है तो अवश्य बोलिए। इससे क्या होता है, आपके अंदर सोचने की, ठीक है, चिंतन मनन करने की शक्ति की वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो चलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन में जो भी फीडबैक हो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।